वैयक्तिक विभिन्नता है ना, जिसे हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। और आप बीएड करें या डीएलएड करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। इसके बिना आप कोर्स की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसको नहीं आपने समझा तो समझिए आपने डीएलएड या बीएड कोर्स कंप्लीट नहीं किया। तो ये इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो वैयक्तिक भिन्नता जैसे नाम से स्पष्ट है कि कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होंगे, कुछ ना कुछ उनमें अंतर होगा ही। तो यहाँ पर है ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 2-3 प्रश्न आ जाते हैं अक्सर, तो ये ऐसे भी महत्वपूर्ण है, एक मार्क इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वैयक्तिक भिन्नता यानी विभिन्नता, अर्थ एवं स्वरूप। प्रकृति का नियम है कि संसार में कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतया एक जैसे नहीं हो सकते। यहाँ तक कि जुड़वां बच्चों में भी कई समानताओं के बावजूद कई अन्य प्रकार की असमानताएं दिखाई पड़ती हैं। जुड़वां बच्चे शारीरिक बनावट से तो एक समान दिख सकते हैं, किंतु उनके स्वभाव, बुद्धि, शारीरिक मानसिक क्षमता आदि में अंतर होता है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों में इस प्रकार की विभिन्नता को ही वैयक्तिक विभिन्नता कहा जाता है। स्किनर के अनुसार याद रखिएगा, वैयक्तिक विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। समझ रहे हैं ना? यानी उन सभी पहलुओं से इसका संबंध है। तात्पर्य यानी वो सब हम कहेंगे ना, वो सब क्या क्या है, वैयक्तिक भिन्नता क्या क्या है, जिसको हम लोग स्किनर ने जो कहा, जिसको हम माप सकें और जिसका हम मूल्यांकन कर सकें। जो गुण है, चाहे जैसे कि हमने बुद्धि लब्धि के बारे में किया, हमने किया था बुद्धि लब्धि के बारे में। तो बुद्धि लब्धि उसको हमने मापा था, IQ। तो इस तरह की और भी चीज़ें हैं जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। तो उसमें हाइट, वेट, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। क्या भिन्नता में तो आ ही जाए, उसको मापन हम कर सकते हैं स्किनर के अकॉर्डिंग। उसके बाद है जेम्स ड्रेवर के अनुसार कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितना भिन्नता रखता है उससे वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। तो ये है ड्रेवर के अनुसार, जेम्स ड्रेवर के अनुसार। टॉयलर के अनुसार शरीर के रूप, रंग, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता को वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। अभिरुचि भी यहाँ पे है, इंटरेस्ट जो कहते हैं, रुचि, अभिरुचि। और एक एटीट्यूड, अभिरुचि, एटीट्यूड, रुचि भी है और अभिरुचि भी। उसके बाद है प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। वैयक्तिक विभिन्नताओं के प्रकार। मनोवैज्ञानिकों ने वैयक्तिक विभिन्नताओं को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया है, जो निम्न प्रकार हैं। भाषा के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नताएं। अन्य कौशलों की तरह ही भाषा भी एक प्रकार का कौशल है। प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाएं पाई जाती हैं। यह विकास बालक के जन्म के बाद ही प्रारंभ हो जाता है। यानी भाषा जो अगर डिफरेंट है तो वो भी वैयक्तिक भिन्नता में आएगा। समझ रहे हैं ना? अगर भाषा में तो चेंज है तो वो भी अंतर हो गया दोनों में। अनुकरण, वातावरण के साथ अनुक्रिया तथा शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग। अनुकरण मीन्स नकल, मैंने पहले बताया था आप लोगों को। वातावरण के साथ अनुक्रिया, जैसा वातावरण है हमारा, उस तरह से हम लोग कुछ ना कुछ रिएक्ट करते हैं ना। गर्मी का समय है तो फैन चला लेते हैं, है ना। ठंड रहता है तो कंबल ओढ़ लेते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं। वही है अनुक्रिया जो भी है। तथा शारीरिक,
सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग इसके विकास से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका विकास धीरे धीरे परंतु एक निश्चित क्रम में होता है। तो इसका विकास क्या धीरे धीरे होता है, लेकिन एक निश्चित क्रम में होता है ना। पहले लोग सरल भाषा के सरल स्वरूप को सीखते हैं, धीरे धीरे कठिन से कठिन में आते हैं और उसके बाद रचना भी करने लगते हैं। क्या जब उस भाषा में ज़्यादा वो प्रवीणता हासिल कर लेते हैं तो कोई बालक भाषा के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में अधिक कुशल होता है, जबकि कुछ बालक इस मामले में उतने कुशल नहीं होते। लिंग के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता। सामान्यतः स्त्रियां कोमल प्रकृति की होती हैं, किंतु अधिगम के क्षेत्रों में बालकों एवं बालिकाओं में भिन्नता नहीं होती। ऐसे आप लोग देखेंगे कि जब 10th का या 12th का रिजल्ट आता है तो लड़के और लड़कियों में ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। कभी लड़कियां ही मार देती हैं लड़कों को। पहले ये था कॉन्सेप्ट की लड़कियां कमज़ोर होती हैं पढ़ने में, लोग पहले सोचते थे, बट ऐसा नहीं है। 10th 12th आप देख लीजिए, इंजीनियरिंग मेडिकल का रिजल्ट देख लीजिए, है ना, IAS वाला देख लीजिए, तो कम से कम इसमें तो है ना भिन्नता नहीं देखने को मिलती है। स्त्रियों की शारीरिक संरचना पुरुषों से अलग होती है। सामान्यतः पुरुष स्त्रियों से अधिक लंबे होते हैं, ये बात भी है ना, और शारीरिक बनावट भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग टफ टाइप से होते हैं पुरुष, क्या ये बात है। तो उसके कारण लेकिन भिन्नता हो जाती है कि नहीं, शारीरिक भिन्नता तो हो जाती है ना। उसके बाद है बुद्धि के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता। परीक्षणों के आधार पर ज्ञात हुआ है कि सभी व्यक्तियों की बुद्धि एक समान नहीं होती। बालकों में भी बुद्धि के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता दिखाई पड़ती है। कुछ बालक अपनी आयु की अपेक्षा अधिक बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करते हैं। इसके विपरीत कुछ बच्चों में सामान्य बौद्धिक क्षमता पाई जाती है। बुद्धि परीक्षण के आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि कोई बालक किसी अन्य बालक से कितना अधिक बुद्धिमान है ना। परीक्षण करते हैं ना, टेस्ट करते हैं, बुद्धि की जांच, परीक्षण यहाँ है। परिवार एवं समुदाय के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता। मानव के व्यक्तित्व के विकास पर उसके परिवार एवं समुदाय का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है, इसलिए समुदाय के प्रभाव को वैयक्तिक विभिन्नता में भी देखा जा सकता है। अच्छे परिवार एवं समुदाय से संबंध रखने वाले बच्चों का व्यवहार सामान्यतः अच्छा होता है। यदि किसी समुदाय में किसी प्रकार के अपराध करने की प्रवृत्ति हो तो इसका कुप्रभाव उस समुदाय के बच्चों पर भी पड़ता है। यद्यपि आर्थिक सामाजिक स्तर तथा बुद्धि लब्धि का संबंध तो है, समझ रहे हैं ना, आर्थिक सामाजिक स्तर और बुद्धि लब्धि अगर अच्छी है तो फिर आर्थिक सामाजिक स्थिति उसकी अच्छी होती है, क्या समाज में व्यक्ति की, किंतु यह बहुत उच्च स्तर का नहीं है। इन दोनों में सहसंबंध अवश्य पाया गया है, मैं दोनों के बीच संबंध पाया गया, किंतु यह नहीं कहा जा सकता कि निम्न सामाजिक आर्थिक समूह से आने वाले बच्चे कम बुद्धिमान एवं उच्च सामाजिक आर्थिक समूह के बच्चे अधिक बुद्धिमान होते हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि जहाँ जिनकी आर्थिक सामाजिक, देखिए अगर बुद्धि लब्धि अच्छी है तो आर्थिक सामाजिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, नहीं। अगर कोई तेज दिमाग के लोग हैं एक समाज में तो वो लोग ज़्यादा तरक्की करेंगे, है ना, उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति अच्छी होगी। और अगर आर्थिक सामाजिक स्थिति अच्छी है तो उसका प्रभाव बुद्धि लब्धि पर भी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि पड़ेगा है, विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि होगा है। तो उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि विश्वास के साथ कि ये होगा है, यानी असर पड़ भी सकता है, असर नहीं भी पड़ सकता है, लेकिन वो हमें देखना पड़ेगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अब हम कहें कि प्रतिभा का, मेधा का, वो लगभग समान होता है। गरीब के बच्चे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुद्धि लब्धि उनका कम होगा, हाँ ये कोई आवश्यक नहीं, हाँ यही बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखना है क्या व्यक्ति विभिन्नता होती है, तो विभिन्नता है यहाँ पर। यदि किसी हो गया ये, किंतु यह नहीं कहा जा सकता कि निम्न सामाजिक आर्थिक समूह से आने वाले बच्चे कम बुद्धिमान हैं, उच्च सामाजिक आर्थिक समूह के बच्चे अधिक बुद्धिमान होते हैं। इसके विपरीत निम्न स्तर के आर्थिक एवं सामाजिक समूह में अनेक उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक
पाए जाते हैं और उच्च स्तर के आर्थिक सामाजिक समूह में निम्न बुद्धि लब्धि वाले बालक पाए जाते हैं। बालकों के पोषण पर परिवार एवं समुदाय का प्रभाव अवश्य पड़ता है एवं इस प्रकार की भिन्नता में परिवार एवं समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। समझ रहे हैं आप लोग? ये बात है ही। जैसे कि इंग्लैंड के लोगों का नस्ल अलग है, हम लोगों का नस्ल अलग है, समझ रहे हैं ना। इंग्लैंड में गोरे गोरे बहुत सारे होते हैं, बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। और अपने तरफ के इंडिया के लोग मीडियम वाले होते हैं, है ना। मल्टी कलर, सब कलर। हाँ, सब कलर के होता है और रंग बिरंगे लोग। और आप वेस्ट इंडीज़ में देखिए, साउथ अफ्रीका में देखिए, नाइजीरिया में देखिए, बिल्कुल एकदम काला आदमी रहता है, अजीब काला, पहचान नहीं सकते। वहाँ पर ऐसा होगा ना कि मैं जब दिल्ली में पढ़ता था तो मेरे यूनिवर्सिटी में बहुत सारे विदेशी आते थे पढ़ने के लिए, तो उनकी शारीरिक बनावट समझ रहे हैं ना। अब वो लंबे बहुत मजबूत होता है, खूब मजबूत। यानी कि जो विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन कर रहा है वो रहता था कि 30 साल का है। ग्रेजुएशन में जो एडमिशन लिया था वो 30 साल का लगता था, लंबा चौड़ा, फुटबॉल वगैरह खेलता था, लगता था कहाँ से दैत्य राक्षस सा लगता था, है ना। तो हाँ, बाल उसका जो होता है वो घुंघरा जैसे, कोई घुंघराला जैसे वो भेड़ की तरह नहीं होता है, उस तरह से। हाँ हाँ हाँ, उस तरह से भी बहुत से। तो नस्ल जो है, तो ये हो गई जाति। समाज में जाति और नस्ल संबंधित विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इन्हें दूर करने के लिए व्यक्ति को पूर्वाग्रहों, रूढ़ियों, पूर्वाग्रह समझ रहे हैं ना, कि हम ये मान के चलते हैं कि महिलाएं गणित में कमज़ोर होती हैं, तो ये क्या है? पूर्वाग्रह है हम पर, है ना। पहले से मान लिया कि ये चीज़ ऐसा ही होता है, लेकिन ये कोई सच नहीं है। अभी रामानुजन अवार्ड जो जीता है इस बार, वो साउथ की हैं, वो गणितज्ञ हैं, महिला है ना। कैसे कहेंगे गणित में महिलाएं कमज़ोर होती है कि नहीं? तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो कल्पना चावला वगैरह ये लोग, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, इस का नाम सुनते हैं ना, तो हम कैसे कहेंगे कि वो ये है? तो पूर्वाग्रह से कुछ लोग ग्रसित होते हैं। ग्रसित मतलब ग्रस्त होना चाहिए, ग्रस्त शुद्ध है ग्रस्त। तो पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते हैं मतलब कि ये महिलाओं से एक चीज़ नहीं होगा। कुछ लोग इस तरह की महिलाएं केवल खाना अच्छी तरह से बना सकती हैं और काम अच्छी तरह से नहीं कर सकती हैं। तो ये सब क्या है? ये पूर्वाग्रह है ना। हमने मान लिया कि ये चीज़ है, चलिए। रूढ़ियों, वही पूर्वाग्रह रूढ़ियों में ज़्यादा फर्क नहीं है, एक तरह समानार्थी के तौर पे आ जाते हैं ये लोग। और ये दोनों वर्ड, पूर्व धारणाओं तथा नकारात्मक मनोवृत्तियों, एटीट्यूड, यानी नकारात्मक जो सोच है से हटकर सोचना चाहिए। संवेग के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता, संवेगात्मक विकास विभिन्न बालकों में विभिन्नता लिए हुए होता है, जबकि यह भी सत्य है कि मोटे तौर पर संवेगात्मक विशेषताएं बालकों में समान रूप से पाई जाती हैं। संवेगात्मक तो समझ रहे हैं ना, संवेगात्मक विकास, जैसे कि आप भय, क्रोध, ये इमोशंस पर जो काबू पा लेता है। शुरू में लोग उतना नहीं ये कर पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे मैच्योर हो जाते हैं तो सब चीज़ को एडजस्ट करना सीख जाते हैं, है ना। तो संवेगात्मक विकास विभिन्न बालकों में भिन्नता लिए हुए होता है, जबकि यह भी सत्य है कि मोटे तौर पर संवेगात्मक विशेषताएं बालकों में समान रूप से पाई जाती हैं। कुछ बालक शांत स्वभाव के होते हैं, जबकि कुछ बालक चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। कुछ बालक सामान्यतः प्रसन्न रहते हैं, जबकि कुछ बालकों में उदास रहने की प्रवृत्ति होती है। धार्मिक आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता, धर्म एवं समाज एक दूसरे के पूरक हैं, न कि अलग अलग। धर्म व्यक्ति के नैतिक मूल्यों, इथिकल वैल्यूज, नैतिक मूल्य समझ रहे हैं ना। जैसे कि नैतिक मूल्य अगर हमारे अंदर है तो हम लोग ईमानदार रहेंगे, चोरी का विरोध करेंगे, है ना। हाँ, अच्छी चीज़ें जो होती हैं, अच्छी आदतें, वही समझे नैतिक मूल्य हैं हमारे, है ना। तो ये सब हो गया। तो इथिकल वैल्यूज़ एवं आचरण को नियंत्रित करता है। समाज का प्रत्येक धर्म सहिष्णुता, सहिष्णुता मीन्स क्या? सहना जो कहते हैं, सहिष्णुता। हाँ, सहिष्णुता मीन्स क्या? कोई चीज़ हम लोग सह लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। तो कुछ बोला तो तुरंत, ये कोई मान लीजिए किसी से गलती हो गई, जैसे हम बाइक चला रहे हैं और किसी दूसरे के बाइक में थोड़ा सा लग गया, इसके लिए वो कहेगा सॉरी, कह देंगे तो वो मान लेगा। अब कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो सॉरी कहिए ना कहिए वो गाली भी देना शुरू कर देगा, नहीं। तो वो क्या है? कम रहेगा। हाँ, वो सहिष्णु नहीं हुआ वो आदमी। मान लीजिए गलती हो गई तो उसके लिए अब उस पर पूरी तरह से टूट पड़ी है तो ठीक बात नहीं ना है।
हो गई गलती भाई, तो उसको माफ़ कर देना, समझ रहे हैं, माफ़ करने की प्रवृत्ति, सहिष्णुता ये है। सहनशीलता वाला। हाँ, सहनशीलता, सहिष्णुता, वही बात है। इस तरह की जो भावनाएं हैं। प्रेम है, प्रेम होना चाहिए। बंधुत्व, भाईचारा। हाँ भाईचारा, वही बंधुत्व के बाद भी दे दिया, भाईचारा भी दे दिया। मानवता का पाठ सिखाता है, लेकिन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों में धार्मिक आधार पर वैयक्तिक विभिन्नताएं उनके आचरण एवं व्यवहार में अलग अलग होती हैं। पता चल जाता है कि इस धर्म का पालन करता है, कुछ ना कुछ अंतर हो ही जाता है। अंतर हो जाता है, लेकिन सब धर्म का वो जो लक्ष्य है अंतिम, वो एक ही होता है। शारीरिक विकास के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता। शारीरिक दृष्टि से व्यक्तियों में अनेक प्रकार की भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। शारीरिक भिन्नता रंग, रूप, आकार, भार, कद, शारीरिक गठन, यौन भेद, शारीरिक परिपक्वता आदि के कारण होती है। तो कोई परिपक्व है, कोई परिपक्व नहीं है, है ना, बहुत सारी बातें हैं। अभिवृत्ति के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता, जो एटीट्यूड है आदमी, तो यहाँ भी सभी बालकों में अभिवृत्ति एक समान नहीं होती, सभी बालकों की रुचियाँ भी समान नहीं होती। कुछ बालकों में पढ़ाई के प्रति अभिरुचि अधिक होती है, जबकि कुछ बालकों में नहीं। व्यक्ति के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता, प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तित्व के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता देखने को मिलती है। कुछ बालक अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं, तो कुछ बहिर्मुखी स्वभाव, कोई कम बोलता, कोई ज़्यादा बोलता, समझ रहे हैं आप लोग। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलने पर उसकी योग्यता से प्रभावित हो या ना हो, परंतु उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है। उसके बाद है टॉयलर के अनुसार, संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। समझ रहे हैं ना, योग्यता से कम, लेकिन व्यक्तित्व की विभिन्नता से ज़्यादा प्रभावित होता है। इसको याद रखना है, टॉयलर ने कहा था, है ना, टॉयलर। उसके बाद है गत्यात्मक कौशलों के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता। गति से बना है गत्यात्मक, गति मीन्स मूवमेंट होती है ना, उससे बना है गत्यात्मक। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को अधिक कुशलता से कर पाते हैं, जबकि कुछ अन्य लोगों में कुशलता का अभाव पाया जाता है। कोई हैंडल छोड़ के साइकिल चला लेता है ना, कोई हैंडल पकड़ के चलाता है तो वो भी गिर जाता है कि नहीं। कुछ लोग बाइक भी हैंडल छोड़ के चला लेते हैं, देखा है कि नहीं आपने? हाँ, तो ऐसा भी होता है। तो उनमें जो गत्यात्मक योग्यता वो ज़्यादा है, वो बॉडी को बैलेंस करते हैं। हाँ, जिम्नास्ट जो होते हैं वो कर लेते हैं, सर्कस वाले, उनमें गत्यात्मक जो है कौशल हमसे बेटर है क्या, और लोगों से बेटर है। तो ये है, तो क्रो एवं क्रो ने लिखा, शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यता में एक समूह के व्यक्तियों में भी बहुत अधिक विभिन्नता होती है। एक समूह के व्यक्ति भी हैं तो उनमें भी क्या होगी, बहुत विभिन्नता होगी। उसके बाद है वैयक्तिक विभिन्नता के कारण। तो इसमें क्या क्या कारण है मनोवैज्ञानिकों ने जो बताया है उसको देख लेते हैं। पहला है वंशानुक्रम, हेरिडिटी। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एक महत्वपूर्ण कारण वंशानुक्रम को माना जाता है। इसके कारण व्यक्ति का मानसिक विकास, बुद्धि, चिंतन, दृष्टिकोण, व्यवहार, संकीर्ण सोच एवं शारीरिक विकास, ये सारी चीज़ें देखिए, लंबाई, शरीर का रंग में अंतर पाया जाता है। दूसरा है वातावरण या परिवेश, एनवायरनमेंट। वातावरण के कारकों के द्वारा भी बालकों में अंतर पाया जाता है। कहा जाता है जिस प्रकार का पारिवारिक या सामाजिक वातावरण होगा, बालकों के व्यक्तित्व का विकास भी वैसा ही होगा। वातावरण के माध्यम से ही बालकों का सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक समझ रहे हैं ना, जो हमारी परंपराएं हैं, संस्कृति में सारी चीज़ें आ जाती हैं। हाँ, कल्चर, कोई समस्या? हाँ, तो संस्कृति से सांस्कृतिक बना है, और वो हमारी परंपराएं, संस्कृति में क्या आ जाती हैं, परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, खेल हैं, जैसे खेल भी उस संस्कृति का हिस्सा है, रीति रिवाज है, धार्मिक क्रियाकलाप है, वो सब के सब किस में आ जाते हैं, संस्कृति में। तो सांस्कृतिक, उसके बाद क्या है, प्रगतिशील सोच इत्यादि विकसित होती है। वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों वैयक्तिक विभिन्नताओं को प्रभावित करते हैं। लैंगिक विभिन्नताएं, लैंगिक विभिन्नता के कारण भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। लड़कियों का शारीरिक व मानसिक विकास लड़कों की अपेक्षा पहले होता है ना। ये भी मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि लड़कियों का कितना से कितना एज में, 12 से 14, और लड़कों का
18, 14 से 18 ये गति होती है ना, विकास की गति तीव्र होती है इस दौरान, है ना। चलिए, उसके बाद है जाति प्रथा एवं राष्ट्र का प्रभाव, राष्ट्र का प्रभाव। तो अभी राष्ट्र का अभाव दिख जाता है, कभी कभी ऐसा लगता है ना, जैसे तिब्बत में देख लीजिए, तिब्बत चाइना उसको कहता है कि ये मेरा ही भाग है क्या, और तिब्बत कह रहा है नहीं हम अलग हैं। तो उसमें भी लगता है कि अब चाइना की नज़र उस पर है, ताइवान पर। सब चाहता है इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस पैदा करके अपने कब्जे में कर लें धीरे धीरे, है ना। रसिया यूक्रेन का देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, जाति के आधार पर वैयक्तिक अंतर पाया जाता है। जाति का प्रभाव व्यक्तित्व विकास पर भी पड़ता है। राष्ट्र का भाव भी व्यक्तियों में अलग अलग होता है, जैसे अंग्रेज एवं भारतीयों में अंतर, है ना। अपनी राष्ट्रीयता हो जाती है, भावना आ जाती है ना आदमी के अंदर, तो उसमें भी वो अंतर आ जाता है, व्यक्तित्व पर पड़ जाता है। जैसे कि उनमें क्या प्रवृत्ति रहेगी, जैसे अंग्रेज लोग थे तो हम लोग पर शासन करने की प्रवृत्ति रखते थे, अत्याचार था कि हम सुपीरियर हैं, ये भी सोचते थे कि हम सुपीरियर हैं, और इंडियन सुपीरियर नहीं है, इंडियंस की तुलना डॉग से करते थे, है ना। यानी हम लोगों को उन लोग नीचे ही समझते थे, तो उन लोगों की ये भावना थी, उनके पूरे राष्ट्र के लोगों में ये भावना थी कि हम सब इंडियंस से अच्छे हैं, समझ रहे हैं ना, हाँ श्रेष्ठ हैं। चलिए, आयु तथा बुद्धि, एज एवं इंटेलिजेंस, आयु के बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति का शारीरिक, बौद्धिक एवं भावनात्मक विकास अलग अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति की आयु तथा बुद्धि का विकास अलग अलग होता है ना। उदाहरण स्वरूप किसी की बुद्धि लब्धि IQ 0 से 30 तथा किसी की 70 से 70 के बीच होना। वही मैंने कहा, बुद्धि लब्धि भी चेंज होती है, सब लोगों की अलग अलग होती है। परिपक्वता, मैच्योरिटी, परिपक्वता को लेकर भी दो व्यक्तियों के बीच अंतर पाया जाता है। परिपक्वता किसी व्यक्ति में पहले तो किसी में बाद में आती है, यह व्यक्ति के मानसिक विकास पर निर्भर करता है। आर्थिक स्थिति, यह है इकोनॉमिक कंडीशन। पारिवारिक आर्थिक स्थिति एवं शिक्षा का स्वरूप भी व्यक्तित्व विकास में अंतर लाता है। दो असमान आर्थिक पृष्ठभूमियों के बच्चों का मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी इत्यादि का विकास अलग अलग होता है। स्पष्ट बात है, आप लोग देखते ही हैं क्या, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब है वैयक्तिक विभिन्नता जानने की विधियाँ। मनोवैज्ञानिकों ने वैयक्तिक विभिन्नता जानने के कई स्रोत बताए हैं, जो निम्न प्रकार हैं। परीक्षण विधि, टेस्ट मेथड, इसके अंतर्गत बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, यानी कहते हैं ना कितना आउटकम हुआ, कितना सीखा वो। व्यक्तित्व परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उसके बाद संवेग संबंधी परीक्षण। निदानात्मक समझ गया ना, उसको हाँ उसको टेस्ट करना, जानना कि क्या उसकी समझ बीमारी क्या है। निदानात्मक परीक्षण मीन्स क्या, उसकी कमी को पहचानना, तब ना उसका उपचार करेंगे। निदान एवं उपचार याद होगा आप लोगों को, निदान एवं उपचार। तो निदान में इस कमजोरी को जान गए, उसके बाद क्या करेंगे, उपचार करेंगे। तो निदानात्मक परीक्षण, संवेग संबंधी परीक्षण, यानी संवेगात्मक तो ठीक है कि नहीं है, तुरंत किसी समस्या को देख करके वो तुरंत टूट जाता है या फिर वो समस्या से पार पाता है ना, यही है संवेग संबंधी जो भी है वो हो गया। अभिरुचि परीक्षण, अभिरुचि एटीट्यूड क्या है, वो अभिवृत्ति, हाँ अभिवृत्ति, एटीट्यूड टेस्ट या अभिवृत्ति हो गई है ना, अभिरुचि वही इंटरेस्ट से हो गया अभिरुचि, और अभिवृत्ति को बोलेंगे हम एटीट्यूड। तो अभिवृत्ति परीक्षण हो गया। व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनैलिटी टेस्ट, इसके अंतर्गत बालकों के गुणों का परीक्षण किया जाता है, जैसे व्यक्तित्व का विकास, सृजनशीलता, प्रेक्षण विधियाँ। तो व्यक्तित्व का विकास है ना, ये हो गया व्यक्तित्व परीक्षण। उसके बाद उपलब्धि परीक्षण, शैक्षणिक ज्ञान के आधार पर यह परीक्षण होता है। प्रेक्षण नहीं समझे, जैसे हम किसी चीज़ को माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन समझते हैं, वही प्रेक्षण। ऑब्जर्व नहीं करते हैं किसी चीज़ को, आकलन, हाँ, किसी चीज़ का आकलन करते हैं। आकलन अलग चीज़ हो गया, ऑब्जर्वेशन। जैसे मान लीजिए हम गेहूं को
गेहूं के छोटे छोटे बीज को पानी में डाल करके मिट्टी में पानी डाल के थोड़ा सा वो करके उसको मिट्टी में डेली उसको देखते हैं, एनालिसिस उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। हाँ, कैसे कैसे ग्रोथ एनालिसिस नहीं, एनालिसिस दूसरा हो गया, हम उसको देखें, माइन्यूटली देखें। एनालिसिस तो उससे ज़्यादा वो उसमें चला गया। ऑब्जर्वेशन मैंने उसको उसका अवलोकन करना, ध्यान से देखना उसके बारे में, यानी उसे पैनी नज़र रखना, समझ रहे हैं, उसको देखना कि ये कैसे कैसे हुआ। जैसे हम बैठे हुए हैं यहाँ पर मान लीजिए और ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि हम बैठे हुए हैं तो कितने लोग यहाँ से, जैसे कि यहाँ मान लीजिए सड़क किनारे बैठे हुए हैं तो कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं, उसमें लाल रंग की गाड़ियाँ कितनी गई, या फिर कितनी बाइक कितनी गई, बस कितनी गई, ये सब कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी हम एक टॉपिक अपना ले लेते हैं, उसका विषय ले लेते हैं ऑब्जर्वेशन का, ये मुझे ये ऑब्जर्व करना है, यानी उसको देखना है। समझ रहे हैं सब? कैसे मैं आप लोगों का ऑब्जर्वेशन करता हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कोई मन से पढ़ रहा है, कोई मन से नहीं पढ़ रहा है ना, किसी के मन में क्या चल रहा है, थोड़ा सा होता है ना कि पूरी तरह से उसको देखना, ठीक ढंग से देखना, वही ऑब्जर्वेशन है। हम लोग रात में ऑब्जर्व करते हैं तारों को कि हाँ तारे चमकीले हैं, कहीं तो कुछ ज़्यादा चमकीले हैं, कुछ कम चमकीले हैं, बादल है क्या, तो आकाश का भी ऑब्जर्वेशन करते हैं ना हम लोग, तो वही ऑब्जर्वेशन हो गया। जैसे अवलोकन, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना ऐसे समझिए ना, और उसके मतलब अच्छी तरह से समझिए, माइन्यूटली, यही ऑब्जर्वेशन, इसको प्रेक्षण बोला जाता है हिंदी में। तो ये उपलब्धि परीक्षण हो गया, अचीवमेंट टेस्ट, जैसे हम लोग टेस्ट देते हैं ना, तो ये सब क्या है, उपलब्धि परीक्षण है ना। जैसे कि कभी आपको टेस्ट में 30 मार्क्स में आप 25 आ गया, कभी आपको 15 आ गया, तो ये सब क्या बताता है, यही उपलब्धि परीक्षण है ना, कि आपकी उपलब्धि कितनी हुई। उसके बाद है बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट। तो मनोवैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार के बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, जिसके प्राप्तांक के आधार पर बुद्धि लब्धि ज्ञात किया जाता है। तो हमने आप लोगों को बुद्धि लब्धि निकालने का बताया भी था, शायद आप लोग थे। वास्तविक आयु ऊपर था कि नीचे था? नीचे था, नीचे था। और मानसिक आयु ऊपर था, और गुणे 100 था, है ना। वही बुद्धि लब्धि ज्ञात किया जाता है, तो बुद्धि परीक्षण उसको बोलेंगे। बुद्धि लब्धि ज्ञात करते हैं हम, तो उसी को क्या बोलेंगे, बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट। उसके बाद है सामूहिक अभिलेख विधि, कुमुलेटिव मेथड, है ना, सामूहिक अभिलेख विधि। इनमें छात्रों से संबंधित क्रमबद्ध रूप से सूचनाएं अंकित की जाती हैं। क्रमबद्ध रूप से, जब इस छात्र का मैंने लिया डिटेल समझते हैं, सूचना इन्फॉर्मेशन से संबंधित मैंने लिया, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, इस तरह से बारी बारी से सबसे। जैसे उपस्थिति, अटेंडेंस, रुचियाँ, स्वास्थ्य, सामान्य योग्यताएं, विशिष्ट कौशल, है ना, किसी विशिष्ट कौशल किसी में होता है। कोई मान लीजिए कोई बहुत तेज़ी से, अब किसी के दौड़ने की स्पीड सबसे ज़्यादा है क्लास में, क्या कुछ विशिष्ट उसमें गुण हुआ ना। किसी की याददाश्त बहुत अच्छी है, तो कुछ विशिष्ट कौशल हुआ उसके अंदर, जिसके हाँ, तो वो भी आ जाएगा उसमें। किसी ना कोई उसमें कुछ विशिष्ट गुण है जो जिससे वो आदमी विशिष्ट लगता है ना। कुछ ऐसा गुण हर व्यक्ति में होता है जो उसे औरों से अलग करता है। जैसे हम लोग, जैसे क्रिकेट में जब फिनिशर की बात आती है तो धोनी का नाम सबसे पहले आता है, नहीं कुछ खास एकदम ना, फिनिशर की बात होगी तो धोनी का नाम आएगा। और अगर कंसिस्टेंसी की बात आए, अभी विराट कोहली को इधर छोड़ दिया जाए, इधर के फॉर्म को, तो पहले क्या था, कंसिस्टेंसी का नाम हो तो विराट कोहली, है कि नहीं, पहले था। अब इधर को छोड़ दीजिए तो क्या है, कुछ खासियत के कारण कोई व्यक्ति दिख जाता है कि हाँ इस व्यक्ति में ये विशिष्ट कौशल, हाँ ये खासियत है। व्यक्तिगत गुण, विद्यालय का कार्य तथा प्रधानाचार्य का दृष्टिकोण मत, व्यक्तिगत गुण। तो ये सब क्या है कि नोट करना है, सभी बच्चों का अलग अलग, सभी बच्चों का रहेगा। तो ये है सामूहिक अभिलेख विधि, है
ना। प्रत्येक विद्यार्थी का अलग अलग बनेगा, सारा डिटेल्स उसमें, ठीक है, सारे डिटेल्स उसमें रहेंगे। जो भी यहाँ पर चर्चा हुई जिन बिंदुओं की, उन सभी पर गौर करना है। व्यक्तिगत इतिहास विधि, केस हिस्ट्री मेथड, इस व्यक्ति के परिवार, शिक्षक, पड़ोसी, मित्र तथा संबंधी से जानकारी लेकर व्यक्तिगत विभिन्नता का पता लगाया जाता है ना। तो इसमें उन सबसे जानकारी इकट्ठा कर कि आदमी क्या है, कैसे क्या करे। जनरली पुलिस वगैरह को देखते हैं, नहीं, किसी केस के इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें वो तथ्य जुटाते हैं कि आखिर इस व्यक्ति का क्या अपराधी की पृष्ठभूमि कैसी रही है या किस हद तक जा सकता है, क्योंकि कुरान से पता चलता है ना कि आदमी सबके दायरे में जो आता है। कभी कोई क्राइम किया है नहीं। तो ये व्यक्तिगत इतिहास विधि ऐसे भी उसको भिन्न करने में एक सहायक होती है ना, तो ये यहाँ भी काम करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में वैयक्तिक विभिन्नता, शिक्षा के क्षेत्र में भी वैयक्तिक विभिन्नता महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जो निम्न प्रकार है। शिक्षा का स्वरूप, मनोविज्ञान इस बात पर जोर देता है कि बालकों की रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं आदि में अंतर होता है, अतः सभी बालकों के लिए समान शिक्षा का आयोजन सर्वथानिक होता है ना। लता मंगेशकर को क्रिकेट का बैट पकड़ा देते, और सचिन तेंदुलकर को क्या बोलते हैं, माइक, वो जो गाना गाता है नहीं होता है, तो कैसे होता सबका अपना फील्ड है, समझे कि नहीं समझे, सबका अपना अपना फील्ड है जिसमें उसमें कुछ खासियत है, तो उसको सबको ट्रेनिंग अलग तरह से दी जाएगी ना। उसको क्रिकेट पर ज़्यादा उसको क्रिकेट खिलाया जाएगा, उसको गाना ज़्यादा गवाया जाएगा, है ना। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मंद बुद्धि, पिछड़े हुए बालक तथा शारीरिक दोष वाले बालकों के लिए अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग प्रकार की शिक्षण तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। वैयक्तिक विभिन्नता का ज्ञान शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधकों को कक्षा के वर्गीकरण में सहायता प्रदान करता है। शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः एक शिक्षक को सीखने के लिए विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। कक्षा का आकार तय करने में भी वैयक्तिक विभिन्नता का ज्ञान विशेष सहायक होता है। यदि कक्षा के अधिकतर बालक अधिगम में कमजोर हो तो कक्षा का आकार कम होना चाहिए। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत व्यक्तिगत शिक्षण पर जोर डालता है। इसके अनुसार बालकों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। अभी क्या हम लोगों ने एक अध्ययन किया था ट्यूटोरियल मेथड, है ना। ट्यूटोरियल मेथड क्या था उसका, अनुवर्ग विधि, क्या कहा था हमने, अनुवर्ग विधि, ट्यूटोरियल मेथड याद आया विभा जी। अनुवर्ग विधि की चर्चा हुई थी, ट्यूटोरियल मेथड। बच्चों को ट्यूशन जो हम लोग पढ़वाते हैं, ग्रुप ट्यूशन हो या व्यक्तिगत हो, सामूहिक अनुवर्ग विधि वो शिक्षण विधि में आ जाता है। अनुवर्ग विधि क्या है, शिक्षण विधि है। तो उसमें क्या है कि व्यक्तिगत रूप से किसी में कमजोर है तो उस पर ध्यान देंगे, या सामूहिक रूप से अगर एक समूह में 10 बच्चे एक ही समस्या से ग्रस्त हैं तो उनको वो ट्यूटोरियल मेथड यूज़ करेंगे, अनुवर्ग शिक्षण। तो अनुवर्ग शिक्षण हमेशा संभव नहीं होता है, क्या उसके लिए बहुत सारे कमरे वगैरह चाहिए, है ना, क्योंकि 50-60 बच्चे हैं, सबको अलग अलग समस्या, तो टीचर भी चाहिए ना कि चलिए आपको मैथ के लिए 10 स्टूडेंट को अलग कर लेंगे, साइंस के अलग करेंगे, इस तरह से। तो वहाँ पर वो समस्या आती है, लेकिन ट्यूटोरियल मेथड भी यूज़ होता है। हम नहीं स्कूल में घर पे ट्यूटर रख लेते हैं क्या, तो ट्यूटोरियल मेथड है, अनुवर्ग शिक्षण विधि वो उसमें। तो यहाँ पर यही बात है, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत व्यक्तिगत शिक्षण पर जोर डालता है। इसके अनुसार बालकों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। उसके बाद है पाठ्यक्रम का निर्धारण। पाठ्यक्रम निर्धारण एवं विकास में भी वैयक्तिक विभिन्नता की प्रमुख भूमिका होती है। उसके बाद है बालकों की आयु, कक्षा आदि को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कक्षा के लिए अलग अलग प्रकार की पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है एवं उन्हें अलग प्रकार से लागू किया जाता है। आप देखेंगे छोटे बच्चों का अलग बुक होता है ना, उनके बुक में कलर बहुत सारे होते हैं, कलरफुल होता है। अब हम लोग जैसे बड़े होते हैं तो हम लोग एक बस ब्लैक एंड वाइट रह जाता है, एक भी पिक्चर क्या पिक्चर भी बहुत कम हो जाता है। जहाँ तक बायो वगैरह में है तो ज़रूरी है तो रहता है, फिर कम हो जाता है नहीं। छोटे बच्चों की
पाठ्य पुस्तक में ज़्यादातर पिक्चर रहेगा, विभिन्न तरह से कलर कार्टून्स बने रहेंगे, बच्चों को अच्छा लगेगा, है ना। और इसी का ध्यान रख करके लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो उसकी ज़रूरत है एज के हिसाब से, बच्चों को उससे मन लगेगा, इंटरेस्ट पैदा होगा, और पाठ्यक्रम उसके लिए ऐसा ही बनाया जाता है जो उसके लायक हो, छोटे बच्चों के लिए वो इंटरेस्टिंग हो, उबाऊ ना हो और वो बेसिक से हो, है ना। हम लोगों के लिए बेसिक तो रहेगा नहीं, हम लोग गिनती पहाड़ा का टेस्ट देने जाएंगे सीटेट में तो क्या हुआ, नहीं ना हुआ, लेकिन छोटे बच्चे के लिए गिनती पहाड़ा का टेस्ट भी एक सीटेट के बराबर होता है कि नहीं। चलिए, तो पाठ्यक्रम का निर्माण ये हो गया। उदाहरण स्वरूप बच्चों की पुस्तकें अधिक चित्रमय और रंगीन होती हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है, जबकि जैसे जैसे कक्षा में आयु में वृद्धि होती जाती है, उनकी पुस्तकों के स्वरूप में भी अंतर दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार प्राथमिक कक्षा के बच्चों को खेलकूद के द्वारा शिक्षा देने पर जोर दिया जाता है। बहुत तरह तरह के खेल होते हैं प्राइमरी स्कूल में, आप लोग देखेंगे ना, बच्चे को गोल वाले रूम में बैठाया जाएगा, दरी पर बैठाया जाता है ना, और बच्चों को कैसे बैठाया जाता है, सर्किल की तरह, सर्किल है ना, सर्कुलर वे में उसको बैठाया जाता है दरी पे, तो और बीच में टीचर बैठ जाते हैं। बालकों के निर्देशन में भी वैयक्तिक विभिन्नता की विशेष भूमिका होती है। वैयक्तिक विभिन्नता को समझकर शिक्षक यह समझ पाते हैं कि किस प्रकार के बच्चों के लिए शिक्षण की कौन सी विधि अपनाई जाए। समझ गए? तो शिक्षण विधि भी निर्धारित किया जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता को देख करके, कौन सी शिक्षण विधि अच्छी रहेगी। वैयक्तिक विभिन्नता का ज्ञान शिक्षकों को बालकों के शारीरिक दोषों को समझने में सहायता प्रदान करता है एवं इसे ध्यान में रखते हुए वे उन क्या है उसके बाद उन बच्चों के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था कर पाते हैं। हाँ, शिक्षा व्यवस्था कर पाते हैं।